विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, उसमें प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। आज का टॉपिक है हमारा वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं आप लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ लिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में जो संपूर्ण जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमें वेदों से प्राप्त होती है। मतलब जो स्रोत है वो क्या है? वेद है। मैंने बता दिया था, वेद विद शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, बताया गया कि ये पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, इनके द्वारा रचित है, देवताओं द्वारा रचित है। और उत्तराखंड में तो ये भी लिखा हुआ है कि वेदों की रचना कहाँ हुई? कि बेदनी बुग्याल में हुई। कहाँ हुई? जो सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का, वहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वेदों की रचना कहाँ मानी जाती है? उत्तराखंड में बेदनी बुग्याल में मानी जाती है। तो अब अलग अलग वो हैं। ठीक है जी, तो इस काल को हम क्या बोलेंगे? वैदिक काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैदिक काल बोलेंगे। यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न थी। इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ जन। आर्य मतलब श्रेष्ठ जन थे आर्य। इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसको वैदिक सभ्यता को ही हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र। इतने शब्द आपने क्या करने हैं? यही भरा गया था जर्मनी में। जो आपका एक क्या था, हिटलर, जर्मनी का तानाशाह था ना हिटलर, उसने क्या बोला? जर्मन्स लोगों को बोला कि आप आर्य हो। क्या हो? आर्य हो, आप श्रेष्ठ हो, आप उत्तम हो, आप उदात्त हो, अभिजात्य हो, कुलीन हो, और क्या हो? उत्कृष्ट हो, स्वतंत्र हो। और उनका दिमाग में इतना भर दिया उसने कि यहूदियों की हत्याएं की गई। फिर कई लाख यहूदी मारे उन्होंने, है ना। उन्होंने कहा ये अलग हैं और हम क्या हैं? हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और हमसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, ओलंपिक में सारे मेडल आर्य लेके आएंगे, सारे आविष्कार कौन करेंगे? आर्य करेंगे। तो हिटलर ने क्या किया? यही किया। फिर झोंक दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर क्या हुआ? नरसंहार हुआ, है ना। लाखों करोड़ों लोग मारे गए उसमें। तो ठीक है भाई, आर्य संस्कृति, ऋग्वैदिक काल। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही बनता है कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो आपने बोलना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ग्रामीण बोल सकते हैं, कबीलाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन नगरीय सभ्यता है, जो हमने पहले पढ़ा चैप्टर इससे पहले। वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। मैंने कहा जल निकास प्रणाली गजब की थी। मकानों का जो पैटर्न था बनाने का वो कैसा था? सड़क, बड़ी अच्छी सड़कें थी, मकान ऐसे टेढ़े मेढ़े इधर उधर नहीं बने हुए थे, बिल्कुल एक पैटर्न पर बने हुए थे, है ना। दो मंजिले मकान भी मिले, घरों के अंदर कुएं भी मिले, पानी की निकासी भी मिली, सब चीजें मिली कि नहीं मिली? तो नगरीय सभ्यता थी। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जब हम आर्य सभ्यता में पढ़ रहे हैं या ऋग्वैदिक काल में आ रहे हैं, आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कबीलाई समाज है, एक तरह से पशुपालक समाज है। कैसा है? और इनका प्रिय पशु क्या है? मतलब जो इनका जो मतलब वैसे प्रिय पशु तो घोड़ा है, लेकिन कौन कितना रिच है ये कहाँ से तय होगा? गाय जिसके पास जितनी ज्यादा होंगी, क्या होंगी? जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होंगी वो उतना क्या होगा? धनाढ्य माना जाएगा। किस संस्कृति में? आर्य संस्कृति में। ठीक है। और जो लेन देन होगी वो भी क्या होगा? विनिमय का जो माध्यम होगा वो क्या होगा? हाँ, बार्टर सिस्टम। एक गाय दी, गेहूं ले लिया, गेहूं तो नहीं होता, जौ ले लिया, है ना। गाय ही क्या था? विनिमय का माध्यम थी। यानी कोई चीज खरीदनी है तो गाय देनी है, उसके बदले में क्या? अनाज लेना है या अन्य चीजें लेनी है। तो आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का ही था। कृषि उनका गौण धंधा था। मेन काम जो था उनका वो क्या था? पशुचारण। और जो गौण धंधा था वो क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे, इसलिए अपने पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष नहीं छोड़ गए। अपने पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष नहीं छोड़ गए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा, राजा पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ये क्वेश्चन मिलता कहां पर हुई? आंसर
सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? 7 सिंधु हो, जहां 7 नदियां हो। एक तो आपने पंजाब सुना होगा, भाई 2 नदियों के बीच का उपजाऊ भाग क्या होता है? दोआब। क्या होता है? 5 नदियों के बीच का जो उपजाऊ स्थान है वो पंजाब। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब 7 नदियां, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, क्रमु, काबुल। वो वहां अफगानिस्तान से भी तो आएंगी। तो ऐसा बताया जाता है कि भाई सबसे पहले जो आर्य आए वो इस तरफ आए, एक शाखा ईरान की तरफ चली गई। ईरान के जो लोग हैं वो भी आर्यों की संतानें हैं, धर्म उनका इस्लाम होगा भले ही, लेकिन दिखने में कैसे हैं? आप जैसे हैं। अब आप जैसे माना अफ्रीका जाओगे तो आप जैसे नहीं है, वो अलग तरह के लोग हैं। लेकिन अगर आप ईरान जाओगे, पाकिस्तान जाओगे, अफगानिस्तान जाओगे, लगभग लगभग आप जैसे। कैसे हैं? ठीक है। टर्की जाओगे, एशिया वाला जो पार्ट है। हाँ, अगर आप चीन जाओगे वो फिर आपके जैसे नहीं है, जापान जाओगे वो आपके जैसे नहीं, वो मंगोल प्रजाति के लोग। कैसे हैं? ठीक है भाई। तो फिर उसके बाद ऋग्वेद के बारे में मैंने बताया था आपको कि ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं में बद्ध है, देवताओं की स्तुति की गई है। इसका उच्चारण करता जो होता है वो क्या होता है? होत्री होता है, या होता भी बोलते हैं, होत्री या होता, है ना। जो पुरोहित होता है ऋग्वेद का, वो यज्ञ कुंड में क्या करता है? अग्नि का आह्वान करता है, वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करता है। क्या करता है? वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करता है। सामवेद का जो है वो उद्गात्री है या उद्गाता है। इस वर्ग का पुरोहित जो है वो यक्ष में साम का गायन करता है। किसका गायन करता है? साम का। फिर यजुर्वेद बताया था आपको, उसका अर्धवयु होता है। उच्चारण करता क्या होता है उसका? यज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करता है कौन? अर्धवयु। यजुर्वेद अर्धवयु। ऐसी अथर्ववेद होता है, उसका जो पुरोहित होता है वो कौन होता है? ब्रह्मा। क्या होता है? ब्रह्मा या ब्रह्म यज्ञ का निरीक्षण करता है। क्या करता है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये बने हैं, यूपीएससी ने बहुत पहले बना दिए, अभी भी बना सकती है। ठीक है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। कहां से? वेदों से। ऋग्वेद भारत यूरोपीय, भारोपीय भी बोलते हैं कई बार हम, भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है। भारोपीय भाषा में सबसे पुराना निदर्श कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। किसकी? अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, है ना। ऋतस्य गोपा जनस्य राजा। और अग्नि को तो माध्यम माना गया है दरअसल। देखो ना, मनुष्य का क्या है कि जैसे आर्य लोग क्या खाते थे? जौ, यव। जौ को क्या बोलते थे? यव। भाई पशुपालक थे तो घर में दूध भी रहता होगा। गाय क्या बोलते हैं, फिर दही भी बनता होगा, है ना। मधुमक्खियां भी, मीठा खाना है तो शहद भी होता होगा। तो उन्होंने वो हर एक चीज क्या की? चढ़ाई भगवान को, देवताओं को चढ़ाई, जो वो क्या करते थे? स्वयं उनके समय में प्रचलित थी जो चीज। अब माध्यम क्या था? मनुष्यों और देवताओं के बीच का माध्यम किसे माना उन्होंने? अग्नि को। किसको माना? अग्नि को। तो सारी चीजें किसको समर्पित की उन्होंने? अग्नि को। कुछ ऐसा कंसेप्ट रहा होगा कि भाई धुआं कहाँ जा रहा है? ऊपर। और भगवान कहाँ है? ऊपर है ना। तो उन्होंने जो भी चीज थी वो किसको दी? स्वाहा करके। जौ हो गया। यज्ञ में क्या होता है? आज भी होते हैं यज्ञ, आप देखते होंगे, शहद रखते हैं, घी रखते हैं, घी डालते हैं, है ना। तिल, तिल रहा होगा उस समय। तो जो जो चीजें उस समय रही होंगी वो सभी चीजें क्या की जाती हैं? वो परंपराओं में चली आ रही हैं। आप भी करते होंगे अपने घर में, माना कभी कहीं देखा होगा आपने, इवन विवाह में देखा होगा। और यज्ञ नहीं कराए होंगे तो विवाह में तो होता ही है एक यज्ञ, 7 फेरे लेने पड़ते हैं, उसमें भी देखा होगा। ठीक है। तो आर्यों का इतिहास मैंने बता दिया, वेदों से मिलता है। अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, इन सबका क्या उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की अनेक बातें जिंदविस्ता में मिलती है। जिंदविस्ता जो ईरानी ग्रंथ है, मैंने आपको कहा नहीं, आर्यों की एक शाखा ईरान चली गई। कहाँ चली गई? तो ईरान जो है वो फारस है। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया, फारस। और कभी वहां पर कौन लोग रहते थे? बताओ। सूर्य के उपासक थे वहां के लोग। क्या थे? सूर्य की पूजा करते थे। ये टाटा बिरला कौन है? पारसी है। वहां का जो धर्म था वो क्या था? पारसी धर्म था। ठीक है। वहां पर भी एक प्राचीन पुस्तक थी जिंदविस्ता। कौन सी? जिसकी कई बातें, यानी ऋग्वेद की कई बातें जिंदविस्ता में मिलती हैं। फिर वो अलग बात है कि धर्म अलग हो गया, फिर बाद में इस्लाम आया वहां पर, और वो देश क्या हो गया? शिया देश बन गया ईरान। क्या बन गया?
शिया देश बन गया, वहां से जितने भी वो लोग थे, क्या नाम है आपके, पारसी लोग थे, वो सब क्या हुआ, शरण के लिए इधर उधर गए, भारत में भी आए, भारत में बहुत पहले क्या कर दी गई, शरण दे दी गई, तो वो यहीं के लोग हो गए। ठीक है, टाटा बिरला जितने भी लोग हैं। तो ऋग्वेद की अनेक बातें कहाँ मिलती है, जंद अवस्था में मिलती हैं। अवस्था ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ। उनके आगमन का कोई स्पष्ट और ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हथियारों से यह विदित होता है कि आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीमावर्ती भूभागों में था। कहा था भाई, ऐसा बताया जाता है कि आर्य जो थे वो सभ्य थे, लड़ाके थे। कैसे थे, पशुपालक थे, लड़ाके थे। ऐसा भी बताया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अंत किया वो आर्यों ने किया। कौन बताते हैं, मार्टिमर विलर बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण की वजह से क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। और वहां के जो लोग थे वो कहाँ चले गए, दक्षिण की ओर चले गए, जिन्हें आज द्रविड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रविड़ कहा जाता है। ठीक है, तो हथियार मिले भाई, पश्चिमोत्तर भारत में कुछ हथियार प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि आरंभिक आर्यों का मूल निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में, और बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीमावर्ती भूभागों में था। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका प्री में। प्रोफेसर मैक्स मूलर, इनका नाम सुना होगा, ये जर्मनी के थे, भारत में आए, इन्होंने अध्ययन किया, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट लिखी इन्होंने। क्या लिखी, और ये सेक्रेड बुक्स क्या थी, वेदों का अध्ययन किया इन्होंने, संस्कृत सीखी इन्होंने, अपना नाम मोक्ष मूल रखा इन्होंने। क्या लिखा, मोक्ष मूल रखा। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर बताते हैं कि मध्य एशिया से आए। आर्य कहां से आएगी, मध्य एशिया, यानी बैक्टीरिया से आए। ठीक है, और ऐसा ही मैक्स मूलर जैसा ही विचार जो रखते हैं वो कौन रखते हैं, वाइल्ड स्टाइन भी बोलते हैं कि कहां से आए जी, मध्य एशिया, बैक्टीरिया से आए। बाल गंगाधर तिलक, ये उत्तराखंड में क्वेश्चन बन चुका है, कि वो बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं पर वेदों में 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात का उल्लेख हुआ है, इसलिए वो उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव क्यों नहीं बोलते, साउथ पोल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बहुत बड़ा सागर है साउथ पोलर भारत के बीच में, और नीचे से नहीं आए आर्य। कहाँ से आए, पंजाब से होते हुए आए। अगर दक्षिणी ध्रुव से आते तो पहले नीचे तमिलनाडु केरल होते हुए आते, लेकिन कहाँ से आए कि पंजाब में रहे सबसे पहले। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए। कौन, आर्य। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं, वो बताते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए। कहाँ से आए, सप्त सैंधव प्रदेश से आए। गंगानाथ झा हैं, वो बोलते हैं कि ब्रह्मर्षि देश रहा था उनका, मतलब जो उनका मूल निवास था वो कहाँ था, ब्रह्मर्षि देश था। नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि दक्षिणी रूस से आए। कहां से आए, दक्षिणी रूस से आए। गाइल्स महोदय ने कहा कि हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी से आए। एक विद्वान है गाइल्स, वो कहते हैं कि कहां से आए, हंगरी, नाम सुना है देश, हंगरी, बुडापेस्ट कैपिटल है, डेन्यूब नदी बहती है वहां पर, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है डेन्यूब, यूरोप की, हरित यूरोप, यूरोप को हरा भरा करने में डेन्यूब की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी। प्रोफेसर पेनका बोलते हैं जर्मनी के मैदानी भाग से आए कि आर्य। कहां से आए, दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कहां से, तिब्बत से आए। दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के क्या हैं, क्या है, आर्य समाज के संस्थापक हैं। वो बताते हैं कि आर्य कहां से आए, तिब्बत से। तो 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, कौन कौन से, एक बना हुआ बाल गंगाधर तिलक सबसे ज्यादा बार, दूसरा दयानंद सरस्वती जी पूछा हुआ, एक प्रोफेसर मैक्स मुलर का पूछता है कि कहां से। तो जो ज्यादा माना जाता है वो ये माना जाता है कि मध्य एशिया से आए। कहां से आए, अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। कहां के निवासी थे, अच्छा, कुछ लोगों का आरोप भी है क्योंकि इस देश में शासन करने वाले जो लोग रहे वो बाहर से आए अधिकतर, है ना, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों ने, बताया जाता है कि जब लिखा तो इस प्रकार से लिखा कि उन्होंने ये बताया, देखो भैया आप बोल रहे हो कि हम बाहर से आए, इंग्लैंड से आए, आप लोग भी तो बाहर से आए, कि कुछ इस प्रकार से लिखा कि आप लोग भी बाहर से आए। मतलब जैसे हम, जैसे आर्यों ने इस देश को आकर
सजाया संवारा और इस देश में क्या बड़ा अच्छा कर दिया, है ना। इसी प्रकार हम भी क्या है, बड़े न्यायप्रिय लोग हैं, हम भी बाहर से आए हैं, तो आप लोग भी कहाँ से आए, बाहर से। जैसे नहीं होता, माना किसी को आप बोलो कि तुम तो बाहर के हो, और वो पूरा तुम्हारा इतिहास खंगाल के बोले, वो भी बोले कि तुम भी तो बाहर के हो, तुम कौन सा क्या यहीं के हो, है ना। माना उत्तराखंड का कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को ये बोले कि भाई तुम तो बाहर के हो, और तुम भी बोल सकते हो कि भाई तुम भी तो बाहर के हो। मुगलों के अत्याचार से आप लोग राजस्थान मालवा से उत्तराखंड में आए, तुम भी बाहर के हो, तो भाई यहाँ का मूल निवासी कौन है फिर? कौन है यहाँ का मूल निवासी उत्तराखंड? भोटिया लोग हैं, कौन है? और अन्य लोग हैं, अन्य जनजातियां हैं। इसका मतलब क्या, कोई ये धरती किसी की स्थायी संपत्ति नहीं है, सब बाहर के हैं। सब कहाँ के हैं? बाहर के। आप किसी दूसरे देश में जाओगे, वहां पर आपको बोलेंगे भैया आप तो बाहर के हो, इंडिया के हो, आप उनको बता सकते हो आप भी बाहर के हो। कहाँ के? माना कोई अमेरिकन आपको ये बोले कि आप तो बाहर के हो, उनको बोलना तुम भी तो बाहर के हो, ये तो रेड इंडियंस का देश था, रेड इंडियंस थे यहाँ के मूल निवासी, तुम तो इंग्लैंड के हो, तुम वहां से आए यहाँ पर। अमेरिकन भी कौन सा अमेरिका के हैं? ना तो अमेरिकन अमेरिका के हैं, ना ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया के हैं, नहीं ब्राजीलियन ब्राजील के हैं, पुर्तगाली लोग हैं। कौन है ब्राजील में? पुर्तगाली है। समझ में आ गया? तो किसी की भी क्या स्थायी संपत्ति नहीं है ये धरती, आज है कल नहीं है। ऐसे ही भाई एक क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, एक ही क्वेश्चन है लेकिन पढ़ने बहुत सारे पढ़ते हैं। बोलता है कि इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ ऋग्वेद में? तो 250 बार हुआ। थोड़ा याद करना पड़ता है, याद करने वाली चीजें हैं। ओम शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो 1028 बार हुआ। अग्नि शब्द का उल्लेख अग्नि का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 200 बार हुआ है। वरुण का कितनी बार हुआ है? 30 बार हुआ है। ऋतस्य गोपा जनस्य राजा वरुण, है ना, 30 बार हुआ है। जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार हुआ है, 275 बार हुआ है। विश्व शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 171 बार हुआ है। पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 335 बार हुआ है। देखिए ना, पितृ, सुन रहे हो शब्द पितृ? पिता तो हम बोल रहे हैं, पिता थोड़े लिखा हुआ, पितृ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? पितृ हो गया, पितेर हो गया, फादर हो गया। ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं कई भाषाओं में। इसका मतलब मम्मी पापा जो रहे हैं उनके शब्द ज्यादा चेंज नहीं हुए। हमने मातृ बोला, किसी ने मदर, माँ से बोले ना मदर, किसी ने मैतौर बोला, किसी ने मातेर बोला। अलग अलग देशों में माता और पिता का जब अध्ययन करेंगे आप, भाषाई अध्ययन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि यार मिलता जुलता है ना। अब वो अलग बात है कि अब कहीं कहीं पे तो डैडी बोल रहे हैं, कहीं कहीं पे डैड बोल रहे हैं, डैड, है ना। और कई बार तो डेड भी सुनाई देता है, ऐसा लगता है जैसे बच्चा क्या बोल रहा हो पहले ही। वो अलग चीज है। पर मैं बोल रहा हूँ कि मदर और इसके लिए फादर, ये जो है मिलते जुलते शब्द है। इसका मतलब लोग वही थे, थोड़ा भूगोल बदला, जगह बदली, थोड़ा उच्चारण बदल गया। क्या बदल गया? उच्चारण बदल गया। हिंदी तो पूरे देश में मतलब देश में बोलते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से बोलते हैं। दक्षिण भारतीय दूसरे हिसाब से बोलता है हिंदी को, और खुद उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश को भ्रमण कर लो, है ना, मिथिला में जाओगे तो इतनी मीठी बोलते हैं पूछो मत। ठीक है, उधर यहाँ मुजफ्फरनगर आ जाओ तो फिर ऐसा लगता है कि भाई बस ये पकड़ना पड़ता है कि भाई क्या, पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं कि बोल रहे हैं। फिर हरियाणा में जट भाषा देख लो, तो ऐसा थोड़ा कि वो बुरे लोग हैं, पर उनकी भाषा में क्या है, थोड़ा सा वैसा है। और कहीं जाओ आप, लखनऊ चले जाओ, अरे भाई ऐसा लगता है पता ही नहीं चलता कि लड़ रहे हैं कि प्रेम से बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको। तो वरुण शब्द का 30 बार हुआ है, जन शब्द का 275, विश्व शब्द का 171, पिता शब्द का 335 बार उल्लेख हुआ है। कितना? माता का 234 बार हुआ है। माता का कितनी बार हुआ है? 234 बार हुआ है। ग्राम शब्द का उल्लेख, ये आया है, ग्राम शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 13 बार हुआ है। वर्ण शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 23 बार हुआ है। अब देखो भाई, आर्य लोग आए, और जब इस धरती पर आए तो कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको अपना ही पैटर्न समझ में आता है। तो सबसे पहले उन्होंने देखा यहाँ पर कि जो अनार्य थे उनका रंग भाई काला था, नंबर 1। क्या था? और वो वैसे नहीं थे, क्योंकि आर्य तो
मध्य एशिया से आए थे, तो जो भूगोल क्या करता है, व्यक्ति को थोड़ा सुंदर भी बनाता है। क्या करता है? तो लंबी नाक थी, लंबा कद था, सुनहरे बाल थे उनके, किनके? आर्यों के। और क्या बोल सकते हैं, ठीक था, मतलब गौर वर्ण, मतलब गोरे रंग के थे। अब वो जब यहाँ पर आए तो भाई यहाँ पर कैसे मिले उन्हें? वर्ण में थोड़ा काले लोग दिखे, तो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। जैसे उन्होंने कहा अदेवयु, देवताओं को नहीं मानते हैं कि यहाँ के लोग, कहाँ के, जहां पर वो आए। अदेवयु, अनासा, कि इनकी नाक छोटी है। क्या है? क्योंकि उनकी नाक लंबी है, क्योंकि मध्य एशिया में जहां पर सांस लेने के लिए होता है ना, नाक लंबी हो जाती है कई बार। उन्होंने कहा यहाँ के लोग अनासा है, अदेवयु है, मृगवाक है। मृगवाक मतलब कटुवाणी बोलने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो टेंशन हुई वो इस चीज की हुई कि कहीं बच्चे क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, वर्ण ना खोदें हम। वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या ना खोदें, वर्ण ना खोदें, यानी रंग ना खोदें। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा पैटर्न चला आ रहा है वो, अगर हमारे बच्चे अनारियों के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए, विवाह हो गया, तो जो आने वाली संततियां होंगी उनमें वो वर्ण नहीं होगा जो हमारा वर्ण है। शायद इस चीज से परिचित नहीं थे कि भूगोल क्या करता है, सब कुछ बदल देता है। जलवायु सब कुछ बदल देती है। क्या बदल देती है? सब कुछ बदल देती है। ठीक, बदलती धीरे धीरे है, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलेगा, लेकिन बदलेगा। अब इसीलिए फिर वर्ण व्यवस्था, वर्ण वर्ण व्यवस्था जो आगे जाके देखेंगे हम, वो वर्ण व्यवस्था में यही है कि उन्होंने क्या कर दिया, अभी नहीं मिलेगा ऋग्वैदिक काल में, लेकिन आगे जाके आपको ऐसा लगेगा कि रिस्ट्रिक्शंस आ गए कि आर्य लोग अनारियों को स्पर्श नहीं करेंगे। जब पहले बचपन से ही बता दिया कि स्पर्श नहीं करेंगे, तो इसका मतलब मिक्स भी नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे तो इसका मतलब वर्ण नहीं खोएंगे। वर्ण नहीं खोएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि 1000 साल 2000 साल में कि वर्ण ना खोए कोई। कहीं ना कहीं क्या होगा, मिक्सिंग तो होगी होगी। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के खेल जो है वो सब किस चीज का है? वर्ण का है। किसका है भाई? रंग का है। जबकि साइंस बोलता है, क्या बोलता है, कि मेलानिन जिसका अच्छा है, त्वचा का रंग अगर कैसा है, सांवला है, काला है, तो वो ज्यादा बेटर मनुष्य है बजाय किसके, वो व्हाइट वाले, वो जो जहाँ वो कल्चर है ना, क्या, बीचेस पर जाकर सन बाथ लेने का। क्योंकि सूर्य मिलता नहीं है, तो स्किन डिजीज होती है उन लोगों को। क्या होती है? स्किन से संबंधित रोग होते हैं, क्योंकि सूर्य मिल नहीं पाता। गोरे हैं लेकिन क्या है, परेशान। किस चीज से है? स्किन से। समझ में आया? और हमारे हमारा जो क्षेत्र है वहां पर क्या है कि लू चल रही है, गर्मी हो रही है, लेंटर पड़ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। किसी नॉर्वे वाले आदमी को बुला दो, लेंटर जब पड़ रहा हो, मर जाएगा मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि अभ्यस्त नहीं है वो उस चीज का। तो कुल मिलाकर खेल किसका है भाई? रंग का। तो इससे निकल जाओ अब, क्योंकि अमेरिकन्स निकल गए हैं। अमेरिकन्स में ये होता है कि हस्बैंड अगर वाइट है तो वाइफ जो होगी वो कैसी होगी? ब्लैक होगी। संतानें जो होंगी वो कैसी होंगी? दोनों के गुण होंगे उनमें। क्या होंगे? दोनों के गुण होंगे। तो इस प्रकार से चलते हैं वो लोग साइंस के हिसाब से। चलो आगे, ये बता दिया मैंने आपको। वर्ण शब्द का 23 बार उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण 15 बार हुआ है। कितनी बार? 15 बार हुआ है। क्षत्रिय 9 बार हुआ है। वैश्य 1 बार हुआ है। शूद्र 1 बार हुआ है। राष्ट्र शब्द शूद्र 1 बार हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ये याद करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ, इसका मतलब कोई महत्ता नहीं है इस चीज की बहुत ज्यादा। अभी जाति व्यवस्था कुछ ऐसा, वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर नहीं है। क्या है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 1 बार उल्लेख हो रखा शूद्र का। इसका मतलब उसकी अभी कोई क्या नहीं है, इतनी चर्चा नहीं है। तो 1 बार हुआ। कहां पर? ये क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद के 10वां मंडल, मतलब 10वां चैप्टर जो है, उसमें पुरुष सूक्त में 1 बार उल्लेख हुआ है शूद्र का। ठीक है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ये। अभी तक जितने भी मैंने आपको बताए, इंद्र, अग्नि, वरुण, जन, उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न। राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार हुआ है। सभा शब्द का उल्लेख 8 बार हुआ है। समिति का 9 बार हुआ है। विदर्भ शब्द का उल्लेख 122 बार हुआ है। गंगा का 1 बार हुआ है खाली। कितनी? क्योंकि उस समय गंगा पवित्र नदी नहीं है। उस समय की जो पवित्रतम नदी है वो सरस्वती है, दृष्टवती है, सरस्वती है। गंगा तो बाद में आए। वो जब आर्य संस्कृति किधर चली? पूर्व की तरफ चली। किधर को चली? ऐसा उल्लेख है एक जगह पर,
भाई जो आर्य लोग रहते थे ना, तो कहाँ पर रहते थे? अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, जो हमारा चला गया हमारे देश से, वही आर्यों का मूल निवास था। क्या था? तो वहां पर बताते हैं कि अब ये वाला जो क्षेत्र रहा होगा ना आपका, क्या उत्तराखंड तो घनघोर जंगल, जिसे ऋषिकेश हो चाहे कोई भी हो, उत्तर प्रदेश घनघोर जंगल रहे होंगे, बिहार घनघोर जंगल रहे होंगे। मतलब ये समझ लो कि जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं था वैदिक काल में। आर्य लोग इधर नहीं आए थे। अब क्या हुआ, वहां पर लिखा हुआ कुछ ऐसे कि जो विधेय माधव हैं, उन्होंने क्या किया, घृत मतलब घी लिया, और घी डालकर यज्ञ कुंड, मतलब कुछ यज्ञ कुंड में डाला, और अग्निदेव को क्या किया, मतलब प्रकट किया। उसके बाद अग्निदेव आगे आगे चलते रहे और पीछे पीछे विधेय माधव चलते रहे। इसका मतलब क्या, अगर आप इस कोट को तोड़ो तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह पर अग्निदेव को पथिकृत शब्द कहा गया है। क्या कहा गया है? पथिकृत, यानी रास्ता बनाने वाला। अब भाई माना आप कहीं जंगल में फंस जाओ और आपको कहीं जाना है आगे, और आपके पास एक माचिस है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? आग लगाओगे जंगल में। माना घनघोर जंगल, ब्राजील के जंगल में अगर आप फंस गए, आपको बाहर निकलना है, तो क्या करोगे? आग लगाते। तो ऐसे ही विधेय माधव ने भी किया, आगे आगे अग्निदेव चलते रहे, पीछे पीछे विधेय माधव चलते रहे। आर्य संस्कृति को इधर से पूर्वी भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? आंसर विधेय माधव को जाता है। अब ये ऐसा क्रम चलता रहा कि, लेकिन सदा नहीं रहा। गंडक नदी जो है, गंडक नदी पर आकर क्या हो गया, अग्निदेव रुक गए, यानी गंडक को पार नहीं कर पाए। अब गंडक को पार नहीं कर पाए तो गंडक के आगे जो फीचर्स मिले, अब तो सब जहाज है, गाड़ी है, सब है, अब तो सब इधर उधर जा रहे हैं। पर मैं बोल रहा हूं कि कई हजार सालों तक जो फीचर्स हैं वो चेंज होते थे। उधर के गंडक के उधर के फीचर्स जो हैं वो चेंज थे, इधर के फीचर्स क्या थे? अलग। समझ में आ गया? तो आर्य संस्कृति ऐसे आई। ऐसे ही दक्षिण भारत में कैसे गई आर्य संस्कृति? बताया जाता कि अगस्त्य ऋषि और उनके पुत्रों ने क्या किया, आर्य संस्कृति को विंध्याचल के पार लेकर गए। कौन लेके गए? ऋषि अगस्त्य का नाम सुना है? उनके नाम पर एक जगह भी अगस्त्य मुनि, वही है अगस्त्य ऋषि जो एक आचमन में पूरा समुद्र पी लेते थे। कि क्या कर देते थे? एक आचमन में पूरा समुद्र पी लेते थे। भगवान जाने कौन सी टेक्निक रही होगी, पर जो भी है। अब क्या हुआ कि नीचे दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति ले जाने का श्रेय किसको जाता है? ऋषि अगस्त्य को जाता है। उनके पुत्रों ने अनार्यों के साथ विवाह किया और आंध्र उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए? आंध्र उत्पन्न हुए। तो आंध्रों के अगर आप फीचर्स देखेंगे तो आर्य अनार्य मिक्स फीचर्स दिखते हैं आज। क्या दिखते हैं? समझ में आ गया? और भाई फीचर्स देख के करना, अब मैं अगर आप थोड़ा समझा दूं कि फीचर्स देख के करना क्या है। पता चला फीचर्स बहुत अच्छे हैं और मन जो है वो बड़ा क्या है, दुष्ट है। क्या करोगे ऐसा? फीचर सही नहीं है, मन बड़ा अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, तो ज्यादा बेटर तो वो है ना कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका मन कैसा है। समझ में आ गया? है ना? पता चला फीचर्स बड़े अच्छे हैं और दिमाग में ये है कि बस सबको क्या करना, परेशान करके रखना है ना? कई देशों में देखे होंगे आपने, बड़े सुंदर सुंदर लोग हैं लेकिन लड़ रहे हैं आपस में। क्या कर रहे हैं? मार काट जिसे बोलते हैं, बस करना है। जब तक होगा नहीं तब तक क्या, दूसरे को परेशान करना है। ये चीज है। तो भाई इतना समझ में आ गया होगा आपको। गंगा का एक ही बार उल्लेख हुआ, यमुना जी का 3 बार उल्लेख हुआ। यम की बहन है यमुना, 3 बार उल्लेख हुआ है। सबसे पहले यात्रा जो शुरू की जाती है, यमुनोत्री से शुरू की जाती है उत्तराखंड में। कहाँ से, क्यों की जाती है? ढूंढना क्यों की जाती है। यमुना 3 बार, राजा का उल्लेख 1 बार हुआ है। इसका मतलब राजा राजतंत्र वगैरह नहीं था अभी इतना। राजा का उल्लेख 1 बार हुआ है। सोम देवता का उल्लेख 144 बार हुआ है। कितनी बार? कृषि शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। कृषि शब्द से क्वेश्चन बना है। 33 बार हुआ है कृषि का उल्लेख। कितनी बार? ब्रज यानी गौशाला, कितनी बार उल्लेख हुआ है? 45 बार हुआ है। कितनी बार? गाय शब्द का उल्लेख 176 बार। ये क्वेश्चन आया कई बार, गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार? और भाई सब गाय से ही था। गेहूं गोधूम था, दुहिता जो थी वो क्या थी, पुत्री थी, तो गाय का दूध दोती थी। अगन्या कहा गया है गाय को, यानी वध ना किए जाने योग्य। मेहमान को गौहना कहा गया है, दक्षिणा स्वरूप एक गाय देनी पड़ती थी शायद, इसलिए गौहना कहा गया है ना? और गोत्र सुना होगा आपने। क्या गोत्र सुना है? किस गोत्र के? किम गोत्रस्य? वशिष्ठ गोत्र।
ठीक है, किम गोत्रस्य, शादी में पूछेंगे आपसे, है ना। अगर आप बालक हो तो बालिकाओं की पक्ष का जो पंडित जी बैठे होंगे वो आपसे पूछेंगे किम गोत्रस्य, आपके पंडित जी से पूछेंगे, तब आपके पंडित जी आपका पूरा परिचय देंगे कि यहाँ पर ऐसे 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 इस गोत्र के हैं, इस जगह के हैं, है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब बताया जाता है, ये बताया जाता है कि सूर्य किस पे है, दक्षिणायन है, उत्तरायण है, स्थान बताया जाता है, पूरा तब आपका परिचय दिया जाएगा। समझ में आया। अब आपने देखा होगा कि सगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं, मना था पहले से कि सगोत्रीय विवाह नहीं होंगे। सगोत्रीय विवाह क्यों नहीं होंगे कि जिनकी गाय एक ही बाड़े में बंधी हुई तो वो एक ही कुल के हो गए, एक ही कुल के हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, भाई बहन हो गए। भाई एक कुटुंब देखते होंगे ना आप, जैसे अभी आप देखते होंगे कि एक फंक्शन होता है उसमें सिर्फ आपके परिवार के लोग हैं, मामा मामी चाचा चाची ताई चाचा जो भी हैं, दादा ताऊ, तो क्या उनके बीच में विवाह होते हैं, नहीं होते। इसलिए मना किया गया, तो सगोत्री विवाह नहीं करने। वो परंपरा आज तक चली आ रही है। सजातीय विवाह हो सकते हैं एक जाति में, लेकिन सगोत्री विवाह आज भी नहीं होते हैं। हरियाणा में तो बड़े स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। खाप पंचायतें तो कई बार बहुत कानून से भी ऊपर चली जाती हैं दंड देने के लिए। अगर किसी ने सगोत्री विवाह कर लिया, समझ लो सबसे बड़ा अपराध क्या है, सगोत्री विवाह करना। समझ में आया। तो गोत्र मतलब एक ही कुल के लोग हैं। आप भी क्लास में बैठे हैं, अगर एक ही गोत्र के हैं तो समझ लेना आप क्या है, कहीं ना कहीं कभी आपके पूर्वजों की गाय जो थी वो एक ही बाड़े में बंधी होती। समझ में आया। ठीक। तो गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ भाई, 176 बार हुआ है। गण शब्द का उल्लेख 46 बार हुआ है। कितनी बार, 46 बार। सेना शब्द का उल्लेख 20 से अधिक बार हुआ है। विष्णु शब्द का उल्लेख 100 बार हुआ है। रुद्र शब्द का उल्लेख 3 बार हुआ है। बृहस्पति शब्द का उल्लेख 11 बार हुआ है। पृथ्वी शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है। कितनी बार, 1 बार हुआ है। तो इस प्रकार से आपने अब इतना पढ़ने के बाद बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना नंबर आएगा। अरे 1 नंबर आएगा भाई। अभी तक जितना हमने पढ़ा, अगर उसमें से एक क्वेश्चन मिल गया तो समझ लेना भाग्यशाली हो। क्या हो। अब उन्हें ऐसा लगता है, अच्छा दूसरी समस्या क्या है, ऐसे पढ़ लिया, उन्हें लगता है हमने पढ़ लिया। पढ़ने से नहीं होगा भाई। मस्तिष्क जो है कई बार धोखा देगा आपको, हाँ जी याद हो गया। और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपसे क्या, वरुण शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है बताइए। आपके हिसाब से थोड़े आएगा क्वेश्चन कि आपने गंगा याद कर लिया 1 बार, यमुना याद कर लिया 3 बार, आपने जिन जिनको मैंने बोला कि गाय शब्द उल्लेख कर लिया आपने कितने 176 बार। अश्व शब्द नहीं आया यहाँ पर, अश्व घोड़ा, घोड़े के लिए कितनी बार प्रयोग किया गया है अश्व, क्योंकि आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। ठीक है, आ जाएगा वो। तो ये बताना चाह रहा हूं मैं, तब आपके हिसाब से नहीं बनेगा, जो आप चाह रहे होंगे वो नहीं आएगा कई बार। कौन सा आएगा, जैसे मैंने आपसे पूछा भी वरुण, तो आपने को याद नहीं था, जिस पर मैंने कहानी सुनाई वो याद हो गया। सभा समिति विदत और गण, उसमें पूछ लेगा सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। सभा समिति विदत और गण, ये 4 तरह की संस्थाएं थी ना प्राचीन काल में, वैदिक काल में। तो पूछेगा सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 8 बार हुआ है। समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 9 बार हुआ है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है सभा समिति की, लेकिन अगर आगे पढ़ेंगे आपकी सभा समिति विदत और गण, ये 4 संस्थाएं हुआ करती थी। क्या होती थी, सभा और विदत में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। इसमें उत्तर वैदिक काल आते आते विदत और गण क्या हो गए, चले गए, मतलब गायब हो गए। फिर सभा और समिति दिखती है हमें। फिर आगे चलकर पढ़ेंगे आप, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, कहां पर, ढूंढो। अभी आएगा वो, आगे आएगा कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहां पर कहा गया है, जल्दी ढूंढ के दो आंसर। आप तो भाग्यशाली हो, आप एज ए जीएस पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ रहे हो, एज ए सब्जेक्ट पढ़ते तो पता चलता आपको। अथर्ववेद में कहा गया, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहां पर कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है, चलो जी, भौगोलिक विस्तार। आर्यों का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या, ऋग्वेद है। इतना बता दिया मैंने। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती थी।
ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। क्या कहा गया भाई? नदियों में प्रमुख। एक तो सिंधु हो गई और एक हो गई सरस्वती। तो दूसरी पवित्रतम नदी, दूसरी सर्वाधिक पवित्रतम नदी कौन सी हो गई? सरस्वती हो गई। और इसको नदीतमा कहा गया। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु है। कौन है? सिंधु। तो क्या आपके देश में बहती है सिंधु? इवन आप लोग क्या हो? हिंदू। इसी शब्द से बना है, सिंधु से। किससे बना है? सिंधु से। किसने कहा आपको हिंदू सबसे पहले? उन्होंने कहा जिनके बराखड़ी में, बाराखड़ी में 100 को ह बोलते थे, उन्होंने हिंदू बोल दिया, तब से आप हिंदू बन गए। क्या बन गए? कौन थे वो लोग जिन्होंने आपको हिंदू कहा सबसे पहले? वैसे आप लोग क्या हो? सिंधु हो। कई बार सुना होगा आपने मेरे नाम मुंह से कि बिना सिंध के हिंद नहीं। क्या नहीं? बिना सिंध के हिंद नहीं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी? सिंधु। सिंधु का वर्णन कई बार आया है। इसके अतिरिक्त गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार, यमुना का 3 बार। कितनी बार? ऋग्वेद में नदियों की लगभग जो संख्या है वो 25 बताई गई है। कितनी? बड़ी नदियों की। छोटी नदियां तो फिर ज्यादा हैं, पर बड़ी जो नदियां हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 25 बताई गई है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास, व्यास का जो वैदिक नाम है वो है विपाशा। क्या है? विपाशा को परिगणित नदी कहा गया है। और उसके स्थान पर मरुद, मरुदवृधा नदी का उल्लेख है। किसका? और इनके नाम भी याद करने हैं आपने। जैसे मैंने बता दिया आपको कि इंडस है, तो भाई लद्दाख में उसका नाम कुछ और है, सिंह खंबाब है उसका नाम। क्या है? चेक कीजिए, सिंह खंबाब ही है इंडस का नाम। लद्दाख लेह में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है वर्ष में एक बार। इंडस का लद्दाख में क्या नाम है? ठीक है। ऐसे ही झेलम का नाम पूछेगा वो आपसे। झेलम का आपका कैसा नाम पूछेगा? वैदिक नाम पूछेगा, तब क्या बोलोगे आप? झेलम का वैदिक नाम क्या है? देखो कुछ नाम तो एकदम याद हो जाएंगे आपको। चिनाब का जैसे अस्किनी याद हो जाएगा, रावी का परुषणी हो जाएगा, व्यास का एकदम याद हो जाएगा आपको विपाशा। व्यास का क्या हो जाएगा? विपाशा। झेलम का वैदिक नाम क्या है? झेलम का वैदिक नाम क्या है? झेलम का यूनानी नाम क्या है? तो झेलम का यूनानी नाम जो है वो हाइडेस्पीस है। सिकंदर पोरस की लड़ाई जो हुई थी वो झेलम के तट पर हुई थी। हाँ, तो वितस्ता जो है वो झेलम का नाम है। इसका क्रम याद रखना आपने। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इंडस, झेलम। झेलम क्या बताया आपने? झेलम क्या बताया? वितस्ता। इंडस, झेलम, चिनाब, अस्किनी। अस्किनी मतलब चिनाब। रावी, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी। रावी मतलब परुषणी। 10 राज्य युद्ध हुआ इसके किनारे। क्या हुआ? बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ। 10 राज्य युद्ध किसके किनारे? रावी के किनारे। ठीक है। फिर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, फिर व्यास, विपाशा, और फिर सतलज, सतुद्री। क्या? लेकिन झेलम का यूनानी नाम भी याद रखना आपने, हेडेस्पीस। ये इसके किनारे क्या हुआ था? सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई हुई थी? ठीक। अच्छा जी, उसके बाद सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग, जो आर्य निवास स्थल है उसके लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा बहुत पहले, जब नया नया पीसीएस हुआ था, पूछा उसने सरस्वती और दृश्यवती नदियों के मध्य के जो प्रदेश था उसको क्या कहा गया है? आंसर ब्रह्मवर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? तो उसने उल्टा पूछा कि ब्रह्मवर्त जो देश था वो किन के बीच में था? तो सरस्वती और दृश्यवती नदियों के मध्य का प्रदेश ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी मुजवंत का वर्णन मिलता है। हिम का आलय, हिमालय और उसकी चोटी मुजवंत का उल्लेख, वर्णन मिलता है। तो ये तो था भाई भौगोलिक विस्तार। क्या था? अब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका राजनीतिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट होती है, सामाजिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट होती है, आर्थिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट होती है। कैसी? आर्थिक जीवन कैसा था, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। ठीक है। लेकिन इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगले टॉपिक में बताऊंगा। इसे